देखो बेटा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखोगे, व्हाट विल बी द एज ऑफ ए फॉसिल रिकवर्ड फ्रॉम ए रॉक सेडिमेंट कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन। मतलब अपने को सी जो 14 है वो दे रखा है कितना, 100 ग्राम। कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। वहीं पे स्टेबल जो आइसोटोप है वो दे रखा है N14, अपने को दे रखा है 700 ग्राम। ठीक है। A sample taken from the same rock and half life of C14, half life of C14 कितना दे रखा है, 5730 ईयर्स दे रखा है। क्लियर है। तो अब हमें आंसर निकालना है कि जो एज है फॉसिल की वो क्या होगी। आपने देखा होगा कि पहले जो है C14 कितना था, 100%। एक हाफ लाइफ निकलने के बाद कितना बचेगा, 50%। दो हाफ लाइफ निकलने के बाद कितना बचेगा, 25%। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 12.5%। और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 6.25%। चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास रेडियो एक्टिव जो है, ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं किसका मटेरियल का बता रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल का। अब हमने देखा कि यहां पे C14 हमें मिला कितना, फॉसिल के अंदर 100 ग्राम। टोटल कितना है, टोटल मटेरियल है 800 ग्राम। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं कि भी टोटल अपने पास रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना है। तो हमने देखा हमें मिला 12.5%। कितना, 12.5% अपने पास रेडियो एक्टिव कार्बन है। इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ निकल चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 हाफ लाइफ निकल चुकी है। एक लाइफ हाफ लाइफ का जो वैल्यू कितना है, 5730 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 17190। तो आंसर आना चाहिए कौन सा, सेकंड ऑप्शन। कौन सा आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन फॉसिल्स के रेफरेंस में है। हमें फॉसिल्स के रेफरेंस में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ABCD, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसी के हिसाब से हमें ऑप्शन टिक करना है। क्लियर है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। हाँ बेटा, जो ए स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो फॉसिल्स है एक्चुअल में क्या है कि जो लाइफ है उसी के रेमिनेंट्स फॉर्म है। ठीक है। और जो कि स्टोन्स के अंदर, रॉक्स के अंदर डिपॉजिट है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। सेकंड देखिए, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट फॉसिल्स आर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। अब देखो क्या कि जो सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि अगर अपन डिफरेंट एजेस के वो देखे, डिफरेंट एज के रॉक्स देखे, तो वहां पे हमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिलती है जिनकी लाइफ, जिनके जो लाइफ है, एज है, वो भी क्या है, उसी के अनुरूप है। ठीक है। सी स्टेटमेंट देखा हमने, फॉसिल रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं डायनासोर। हाँ, हमने देखा बी स्टेटमेंट हमारा क्या गया था, सही गया था। सी स्टेटमेंट हमने देखा कि जो डायनासोर वगैरह है उनका पता हमें कैसे लगा, उनके फॉसिल रिकॉर्ड देखने से तो पता चला कि धरती पर कभी डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते थे। तो सी स्टेटमेंट यहां पे क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। डी स्टेटमेंट देखिए, ए स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड विच दे एग्जिस्टेड। कि भाई आप देखेंगे कि अगर हम सेडिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, जैसे यहां पे हम सेडिमेंट्स को देखेंगे तो हमें अलग अलग लेयर में अलग अलग लाइफ फॉर्म नजर आती है। ठीक है, जो कि ये बताएगी कि ये लाइफ फॉर्म उस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल पीरियड में मिलती थी। तो कुल मिला के डी स्टेटमेंट भी सही है। हमने देखा यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस फॉसिल्स के रेफरेंस में दिए हैं, चारों ऑप्शंस कैसे हैं, करेक्ट है। चारों ऑप्शंस करेक्ट है, इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए, आंसर अपना 4 जाना चाहिए, क्योंकि उसमें इंक्लूड कर रखा है ए, बी, सी और डी, सारे ऑप्शन को इंक्लूड कर रखा है। क्लियर है। ठीक है बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द कैरेक्टर दैट प्रूव्स दैट फ्रॉग हैव इवॉल्व फ्रॉम फिशेज। हमें यह बताना है कि जो ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है कि जो फ्रॉग है वो फिशेज से इवॉल्व हुआ है। तो 4 ऑप्शंस मिले। पहला ऑप्शन देखिए, द एबिलिटी टू स्विम इन वाटर। वाटर में तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तैर सकते हैं। थोड़ा सा हम टेडपोल के बारे में जाने तो क्या होता है, टेडपोल आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है। अब आप देखेंगे टेडपोल जो होता है, टेडपोल लार्वा फ्रॉग का, वो फिश लाइक नजर आता है। इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और ये कैसी ऑर्गेनिज्म है, ये कैसा नजर आएगा, ये फिश लाइक नजर आएगा। जब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है टेडपोल लार्वा को देख के कि हो ना हो एम्फीबियंस जो है उनका ओरिजिन किससे हुआ है, उनका ओरिजिन
फिशेज लाइक एंसेस्टर से ही हुआ है। तो यहां पे आप देखेंगे हमारा आंसर कौन सा जाना चाहिए, हमारा आंसर जाना चाहिए सेकंड। क्यों? क्योंकि आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे सिमिलरिटी इन द शेप ऑफ हेड। हेड में सिमिलरिटी होने से, जो शेप में सिमिलरिटी होने से हम थोड़ा ना आंसर बता देंगे। द टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, द टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड फिशेज आर यूरिकोटैलिक। आप देखेंगे फिशेज में तो लार्वा होता ही नहीं है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा। ठीक है, जो कि क्या बता रहा है कि जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा वो किसके जैसा होता है, फिश के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिन्स भी मिलते हैं और रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है। क्लियर है? लेकिन एडल्ट में आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, एडल्ट में आपको मिलेंगे लंग्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमें जो क्वेश्चन मिला है उसमें हमें एनालोगस स्ट्रक्चर्स और हम कह सकते हैं ऑर्गन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें ए में मिला है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, बी में मिला है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एंड सी में मिला है क्या, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। क्लियर है? पहली बात करें हम एनालोगस ऑर्गन्स की। एनालोगस ऑर्गन हम किसे बोले? एनालोगस ऑर्गन्स में हम बात करें ओरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और फंक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सेम। तो आप देखेंगे पहला ए में देखो आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स की बात करें तो इनकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सेम फंक्शन होता है। तो ए जो है वो एग्जाम्पल किसका है, एनालोगस ऑर्गन्स का। दूसरी हम बात करें फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। आप देखेंगे पेंगुइन एक बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है, तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन दोनों में जो फ्लिपर्स होते हैं सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये तैरने में काम आते हैं। मतलब बी भी यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो आप देखोगे तो स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट है, मॉडिफाइड रूट है, और पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मतलब सी जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस ऑर्गन्स का। तो अब आप ऑप्शंस में चूज करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा आर्कियोप्टेरिस के रेफरेंस में है और हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो आर्कियोप्टेरिस के रेफरेंस में सही नहीं है। तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे। तो आर्कियोप्टेरिस के बारे में दो चार बातें कर ले हम। आर्कियोप्टेरिस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक हम कह सकते हैं मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक जो आज की डेट में सर्वाइव नहीं करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिसिंग लिंक। तो आर्कियोप्टेरिस जो आज की डेट में सर्वाइव नहीं कर रहा है लेकिन कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। बिकॉज इसमें जो आर्कियोप्टेरिस है उसमें कुछ कैरेक्टर्स बर्ड के हैं और कुछ कैरेक्टर्स किसके हैं, रेप्टाइल्स के हैं। ठीक है, जो हमें ऑप्शंस में मिला है उस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहला ऑप्शन बता रहा है जो आर मॉडिफाइड इनटू बीक। हाँ बिल्कुल, आप आर्कियोप्टेरिस जो उसमें बीक मिलती थी, लेकिन आप देखेंगे बीक में टीथ भी मिलते थे। तो बीक की प्रेजेंस किसका कैरेक्टर, बर्ड्स का, लेकिन टीथ की प्रेजेंस किसका कैरेक्टर, रेप्टाइल्स का। सेकंड देखिए, टेल इज बोनी एंड लॉन्ग, बिल्कुल सही है। जो आर्कियोप्टेरिस है उसमें जो टेल है वो लिजार्ड लाइक टेल, कैसी टेल है, लिजार्ड लाइक टेल मिली। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। थर्ड देखिए, थर्ड ऑप्शन, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बिल्कुल सही बात है। आर्कियोप्टेरिस में फोर लिम्स मॉडिफाइड होकर किस में कन्वर्ट हो गए थे, विंग्स में कन्वर्ट हो गए थे। फोर्थ देखिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड एम्फीबियंस, यहां लोचा चल रहा है। क्या बताया हुआ है, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक, लेकिन वास्तव में है किसकी कनेक्टिंग लिंक, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की। तो जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है वो कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, देखो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि हॉर्स इवोल्यूशन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हॉर्स इवोल्यूशन की बात करें तो हॉर्स इवोल्यूशन जो है उसको बताया था सी मार्स ने। किसने बताया था, सी मार्स ने। हॉर्स में इवोल्यूशन हुआ तो कुछ इस तरीके से हुआ। पहली बात तो उसकी हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ेगी तो लेग साइज बढ़ेगी और नेक साइज बढ़ेगी, ब्रेन साइज भी यहां पे बढ़ती गई। और यहां पे आप देखेंगे नंबर ऑफ टोज जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, नंबर ऑफ टोज क्या हो गया था, कम हो गया था। क्लियर? और ब्रेन साइज भी यहां पे इंक्लूड जो है, ब्रेन साइज भी क्या हो गई थी, बढ़ती गई थी। और जो दांत है, टीथ है, उस पे जो क्राउन है वो मॉडिफाइड हो गया था। और आप देखेंगे यहां पे सीमेंट भी क्या हो गया था,
डिपॉजिट होने लग गया था। क्लियर है? अच्छा, अब जो पहले पहले जो हॉर्स आया वो कौन सा था? इयोहिपस, इयोहिपस के बाद मीजोहिपस, मीजोहिपस के बाद मेरीचिपस, मेरीचिपस के बाद प्लियोहिपस, और अंत में कौन सा आया? इक्वस, इक्वस। जो मॉडर्न हॉर्स है वो कौन सा है? इक्वस, इक्वस। तो ऑप्शंस देखते हैं, इंक्रीज इन देयर हाइट, सही बात है। तो पहला जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। दूसरा हम देखेंगे इलोंगेशन ऑफ नेक, ये भी सही है। थर्ड में देखें तो क्या आ रहा है? रिडक्शन ऑफ टोज ऑफ फिंगर्स इन लेग्स, ये भी सही है। डी में आप देखें, फोर्थ में आप देखेंगे तो क्या मिला? एब्सेंस ऑफ इनेमल इन टीथ। तो आप देखेंगे दांत के अंदर इनेमल क्या एब्सेंट हो गया था? नहीं। तो ये आंसर क्या, ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत। और अपने को क्या ढूंढना है इसमें? नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो आंसर कौन सा जाना चाहिए? फोर्थ जाना चाहिए। क्लियर है? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम हमें दिया है मेन, चीता, वेल और बेट के जो फोर लिम्स है उनका हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है? और हमें यह बताना है कि इस डायग्राम की हेल्प से कि कौन सा ऑप्शन जो है उसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में। सबसे पहले दे रखा है कॉमन एंसेस्ट्री। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? कॉमन एंसेस्ट्री। तो आप देखेंगे मेन, चीता, वेल और बेट जो है उसमें जो फोर लिम्स है ये होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है। ठीक है? और होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेम होती है। होमोलोगस ऑर्गन्स में ओरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेम होती है। ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेम होती है। और फंक्शन कैसे होते हैं? फंक्शन यहां पे आप देखेंगे सेम भी हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। और आप देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। किसको शो करता है? कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। किसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। तो आप देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है कॉमन एंसेस्ट्री, करेक्ट है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करेक्ट है। होमोलोगस ऑर्गन ये भी करेक्ट है। सेम फंक्शन, अब हमने देखा कि यहां पे फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जांपल है वहां पे सबके सब फंक्शन क्या नहीं है? सेम नहीं है। जैसे मेन में आप देखेंगे होल्डिंग और ग्रास्पिंग में काम आएंगे फोर लिम्स, चीता में रनिंग के काम आ रहे हैं, वेल में स्विमिंग के काम आ रहे हैं, और बेट में किसके काम आ रहे हैं? फ्लाइंग के काम है। तो हमारा इन स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? फोर्थ। तो हमारा आंसर भी कौन सा होगा? फोर्थ होगा। ठीक है? देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक ऐसे सेट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो, सबके सब कौन से वो ऑर्गन्स हो? वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो अपने एंसेस्टर्स में या रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं? फंक्शनल होते हैं। ठीक है? लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें स्टडी कर रहे हैं उसमें फंक्शनल नहीं होते हैं। जैसे हम ह्यूमन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो भाई वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होंगे? जो आज हम में फंक्शनल नहीं है, ठीक है, और रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे हमसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या हमारे एंसेस्टर्स में वो कोई फंक्शनल रोल प्ले करते थे। क्लियर है? तो हमें ऑप्शंस में मिला है, पहले ऑप्शन में देखेंगे कॉकिक्स, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स और ईयर। तो क्या ईयर जो है क्या उसे हम ये बोल सकते हैं वेस्टिजियल? क्या ईयर का कोई काम नहीं है? डेफिनेटली ईयर का काम है, सुनने का काम करता है और बैलेंसिंग का काम भी करता है। ठीक है? तो पहले ऑप्शन में तो सारे के सारे जो ऑर्गन्स है उनका सेट हमें ये इजाजत नहीं देता है कि उसको हम चुन ले। सेकंड देखिए, नेल, निक्टेटिक मेम्ब्रेन, कॉकिक्स एंड पिन्ना। तो बेटा नेल भी फंक्शनल है और पिन्ना भी फंक्शनल है, तो सेकंड भी नहीं जाएगा आंसर। थर्ड में आप देखेंगे ईयर मसल्स, पटेला और सिक्कम। तो पटेला भी फंक्शनल है और सिक्कम भी फंक्शनल, तो ये भी आंसर नहीं जाना चाहिए। फोर्थ में आप देखिए पिन्ना मसल्स, हाँ पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, ईयर वेस्टिजियल नहीं है, लेकिन आप पिन्ना को मूव करवाने वाली जो मसल्स है वो कैसी है? वेस्टिजियल। तो पिन्ना मसल्स वेस्टिजियल है। बॉडी हेयर्स, क्या हमारे बॉडी हेयर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं कि वेस्टिजियल फॉर्म में मिलते हैं? वेस्टिजियल फॉर्म में मिलते हैं। और विजडम टूथ भी कैसे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल है। तो यहां पे हमारा आंसर जो है वो कौन सा जाना चाहिए? फोर्थ जाना चाहिए। कौन सा? फोर्थ जाना चाहिए। बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कनेक्टिंग लिंक्स ढूंढनी है किसके बीच में? फाइलम के बीच में, फाइला के बीच में ढूंढनी है। फाइला आप देखेंगे एनिमल फाइला की बात करें तो हमें प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, लेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स हमें
फाइलम हमारे पास है, ठीक है। अब हमें देखना है कनेक्टिंग लिंक्स फाइलम्स के बीच में कौन सी है। पहली बात तो कनेक्टिंग लिंक क्या हो जाएगी भाई, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स को शेयर करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में कुछ कनेक्टिंग लिंक्स दी हुई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से फाइलम्स के लिए कनेक्टिंग लिंक कौन सी है। तो पहला देखो, प्रोटेरोस्पोंजिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजुआ और पॉरीफेरा के लिए। दूसरी काइमेरा की बात करें तो ये कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिशेज की बात के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो आप देखेंगे प्रोटेरोस्पोंजिया प्रोटोजुआ और पॉरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक है, मतलब फाइलम की है। अच्छा, आर्कियोप्टेरिस की बात करें तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स की, तो बर्ड्स और रेप्टाइल फाइलम नहीं है। प्रोटेरोस्पोंजिया की बात कर ली हमने, काइमेरा की बात कर ली, आर्कियोप्टेरिस की बात कर ली। अब प्रोटोप्टेरस की बात करते हैं तो प्रोटोप्टेरस जो है फिश और एम्फीबियंस की कनेक्टिंग लिंक है। और प्लेटिपस की बात करें तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक है। पेरिपेटस की बात करें तो ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, फाइलम। तो आप देखेंगे सेकंड जो पेरिपेटस है वो भी फाइलम के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलाइना, एनालिडा और मोलस्का की कनेक्टिंग लिंक है, ये दोनों भी फाइलम है। और इकिडिना की बात करें तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक है। अब इतने जो कनेक्टिंग लिंक्स मिली हमें उनमें से आप ये बताइए, जो 8 कनेक्टिंग लिंक हमें मिली है उनमें से फाइलम्स की कनेक्टिंग लिंक कौन कौन सी है। तो आपको मिलेगा प्रोटेरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा की, पेरिपेटस एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की, नियोपिलाइना एनालिडा और मोलस्का की। तो इसका मतलब हमें कितनी कनेक्टिंग लिंक फाइलम से रिलेटेड मिली है, तो कितना आ जाएगा 3। अब आंसर जो ऑप्शंस देखिए और आंसर टिक कीजिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें फिर से 4 स्टेटमेंट मिले हैं इवोल्यूशन के रेफरेंस में, और जो हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट कह रहा है डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि एडेप्टिव रेडिएशन में अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का ओरिजिन होता है, एक ही एंसेस्टर से होता है लेकिन अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन फिंचेस का एग्जांपल ले तो वहां पे भी हमें पता चलता है कि जो ओरिजिनल डार्विन फिंच थी वो सीड ईटर थी, लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से उनमें अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, डार्विन की फिंचेस जो है वो एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। साथ में हम इसे एलोट्रोपिक स्पेशिएशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एलोट्रोपिक स्पेशिएशन में होता क्या है कि एक जियोग्राफिकल एरिया है वो आइसोलेट हो जाता है और अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। साथ में ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का भी एग्जांपल है। डार्विन फिंचेस किसका एग्जांपल है, डार्विन फिंचेस जो है एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल है, एलोट्रोपिक स्पेशिएशन का भी एग्जांपल, और साथ में हम बात कर सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट की बात करें, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल गलत। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। जब आप डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा, एक एंसेस्टर मिलेगा कॉमन और अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट थोड़ी है, सॉरी ये कन्वर्जेंट थोड़ी ना, ये तो कौन सा इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत क्या हो गया, ये बी जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, गलत। सी स्टेटमेंट की बात करें, कौन सा स्टेटमेंट की बात करें, सी स्टेटमेंट की हम बात करें तो सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मेलानिज्म इज इन बिस्टन बिटुलेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ लेमार्किज्म। बिस्टन बिटुलेरिया का हमने जो एग्जांपल पढ़ा है वो हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा है, और नेचुरल सिलेक्शन जो है किसका की कंसेप्ट है, किसकी थ्योरी है, लेमार्क नहीं है, डार्विन की है। तो ये किसका एग्जांपल है, मेलानिज्म इन बिस्टन बिटुलेरिया, लेमार्किज्म का ना होके डार्विनिज्म का है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, गलत हो गया। डी स्टेटमेंट की बात करें, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता रखा और बता रखा है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो मलेरिया के लिए वल्नरेबल है, ठीक है। तो वहां पे सिकल सेल एनीमिया का नेचुरली सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है, और आरबीसी राउंड ना होके कैसी हो जाती है, सिक्कल शेप हो जाती है। अब आप देखेंगे इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म, HbA और HbA,
HbA और HbS, HbS और HbS। अब आप देखेंगे कि यहां पे ऑर्गेनिज्म कैसा है, नॉर्मल है, तो राउंड, सारी की सारी आरबीसी कैसी है, राउंड है। तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो होगा, मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो पैथोजन है, वो क्या हो जाएगा, इसमें आराम से एंटर कर जाएगा और ग्रोथ करेगा। तो इस वाले ऑर्गेनिज्म की डेथ किससे हो सकती है, मलेरिया से। आप देखेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी डेथ किससे हो सकती है, मलेरिया से ना होके इसकी डेथ हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया से। दोनों ही सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के पास HbA और HbS दोनों जीन है, इसका मतलब ये सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है, उसमें आप देखेंगे कुछ आरबीसी राउंड रहेगी, कुछ कैसी रहेगी, सिकल शेप। तो ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी है, ये इसमें मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है, तो नेचुरली इनका सिलेक्शन हो जाएगा, हेटेरोजाइगोट्स का सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा जो सिलेक्शन होता है पॉपुलेशन में, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे जो सिलेक्शन होते हैं नेचर में बहुत रेयर होते हैं। तो हमने देखा, हमें जो 4 स्टेटमेंट मिले ABCD, उसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, A और D करेक्ट है। तो आप आंसर चूज कर लीजिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपको कौन सा सही आंसर मिल रहा है, थर्ड आंसर आपका क्या जा रहा है, सही जा रहा है।